अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि 4 से 5 क्रिकेटर्स के नाम बताइए तो आप ऑन आ फिंगर टिप्स बता दोगे। बट मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल प्लेयर्स के नाम बताइए, आप शायद सोचोगे। बेसिकली वहाँ पे कहीं ना कहीं मनी फैक्टर आ जाता है। वहाँ स्पॉन्सर्स हैं, लोग सबसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं और उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट और सारी चीज़ों को किसी को अवेयरनेस नहीं है। मे बी Right. आपको भी अभी शायद नहीं पता होगा साइकिलिंग कितना बड़ा स्पोर्ट है, हमें किसी को नहीं पता होगा, पर ओलंपिक लेवल पे साइकिलिंग सबसे पहले सोल्ड आउट होने वाला स्पोर्ट्स है। तो भाई जब कंपटीशन होता है तो उस टाइम पे आप मोटिवेशन के लिए क्या करते हो? अपनी जर्नी याद करता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा गोल क्या है। मेरे को सबसे ज़्यादा मेरी जर्नी ही मोटिवेट करती है कि मैं कहाँ से आया हूँ। आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा नशे में और उल्टे सीधे कामों में ज़्यादा पड़ गया है। मेरे को ऐसा लगता है अगर हम स्टार्टिंग से ही यंग एज से ही बिल्कुल अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में एंटर करवा दें तो मे बी वो इन सब सारी चीज़ों में कभी पड़ेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में ही अपना एक अलग नशा है। क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में भी पैसा आ गया है, जिसके पास पैसा है वो सिलेक्ट हो जाता है? ये तो रियलिटी है। टैलेंट वाले के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, पार्शियलिटी भी है स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स भी है। पर मेरा मानना ये है आप अपने आप को इतना बेहतर बना लो कि आपको कोई रोक ही ना पाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैटेक जंक्शन में। हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा एपिसोड जो आपको रियली में मोटिवेट करेगा। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपनी स्टेट का नाम रोशन किया, मिस्टर चेतन ओबरॉय। चेतन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैटेक जंक्शन में। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो चेतन भाई, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कुछ बताएंगे? ओके, मैं 10th क्लास में था, तब मेरे बड़े भाई ने मेरे को एक गियर वाली साइकिल गिफ्ट करी थी। एक्चुअली मेरे को ना चाइल्डहुड से ही साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। एक सबको होता है ना एक बच्चे को गियर वाली साइकिल, और वो मेरे को गियर वाली साइकिल मिले तो तब से था। मेरे बड़े भाई ने मेरे को बर्थडे पे मेरे एक साइकिल गिफ्ट करी, तो मैं उस साइकिल को ऐसी नॉर्मली राइड करता था। तो एक दिन मैं लेके हाईवे पे निकल गया। मैंने देखा एक जर्नली कि कोई हेलमेट लगा के चला रहा है, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि यार हेलमेट लगा के भी चलाते हैं साइकिल। तो मैं ऐसी डीकैथलॉन गया और मैंने एक हेलमेट खरीद लिया। तो वहाँ पे डीकैथलॉन में मेरे को एक भैया मिले, उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन करवाया मेरे को। तो मैं ऐसी जर्नली संडे राइड्स और इंडिया गेट, और उस टाइम पे कोविड का टाइम भी था, तो कोविड के टाइम पे सारे राइड्स एंड ऑल करते थे, तो मैंने भी इनको ज्वाइन करा। बेसिकली वो ग्रुप साइकिलिंग का ग्रुप था? हाँ जी। ओके। वो लाइक फन राइड और कम्यूटिंग टाइप का था कि ठीक है, एक अवेयरनेस टाइप के लिए था वो। Okay. तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट करा, मैं जनरली जाने लगा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि और लोग ऐसे रेसिंग बाइक्स और ऐसे रेसिंग कल्चर भी है, सब है। तो मैं धीरे धीरे लोगों से जुड़ा। तो मेरे को एक मेरे स्कूल के टीचर मिले, मेरे को हिंदी पढ़ाते थे 10th क्लास में। मेरे को नहीं पता था वो साइकिलिंग करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को देखा, तो जनरली उन्होंने मेरे से पूछा कि तू साइकिलिंग अच्छी करता है तो आगे प्रोफेशनली ट्राई कर। तो उस टाइम पे मेरे को उन्होंने 700 किलोमीटर साइकिल राइड करवाई, रेगुलर 100 किलोमीटर 1 वीक के लिए। ओह माय गॉड। तो हम दोनों, वो सर मेरे को घर से लेने आते थे रात को 3 बजे, और सुबह फिर वो मेरे को राइड करवा के छोड़ के जाते थे। अच्छा। तो ऐसे हम लोग चलते रहे। उस टाइम पे फिर किसी ने वो मेरा एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दिया। अच्छा। कि टीचर के साथ मेरे। उसके बाद उन्होंने मेरे को किसी से मिलवाया, सजेस्ट करा कि आप ऐसे प्रोफेशनली कर सकते हो। तो मैं स्टेडियम गया, वहाँ पे एक सर थे दिल्ली साइकिलिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी प्रमोद शर्मा, मैं उनसे मिला। लाइक उन्होंने ही दिल्ली की, मैं मानता हूँ कि उनकी वजह से ही दिल्ली की साइकिलिंग आज जो है, लाइक फन राइडर्स को मिलते हैं, फन राइडर्स को उन्होंने उनमें एक वो देखते हैं कि क्या पोटेंशियल है, कौन क्या चला सकता है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा कर सकता है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा कि आप अभी 15 दिन बाद नेशनल्स के ट्रायल हैं, तो आप ट्रायल्स दीजिए। तो मैंने ट्रायल दिया। तो उसमें कोइंसिडेंसली मैंने ट्रायल दिया, वो फर्स्ट टाइम में ही मेरा गोल्ड आया। क्या बात है। और मैं नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे मेरी वहाँ से जर्नी साइकिलिंग की प्रॉपर प्रोफेशनल में स्टार्ट हो गई। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, फैमिली का कितना रोल रहा है आपकी जर्नी में? फैमिली का तो मेरे अकॉर्डिंग 100% ही, क्योंकि स्पोर्ट्स में इंडिया में फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फैमिली आपके सपोर्ट में नहीं है तो मे बी आप उतना ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइकिलिंग एक बहुत ही एक्सट्रीम एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। अभी लाइक मेरी जो बाईसाइकिल है वो 4 लाख समथिंग कॉस्ट करती है। 4 लाख? हाँ। तो फैमिली का सपोर्ट होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप आगे ग्रो करना साइकिलिंग जैसे स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन देखा तो ये भी गया है, अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि 4 से 5 क्रिकेटर्स के नाम बताइए तो आप ऑन आ फिंगर टिप्स बता दोगे, ठीक है। बट मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल प्लेयर्स के नाम बताइए,
आप शायद सोचोगे। ऑब्वियसली। तो ये इतने पार्शियलिटी क्यों हो रही है एथलीट में कि भाई एक चीज़ ऊपर जा रही है, दूसरी चीज़ नीचे की नीचे ही है? मेरे को ऐसा लगता है कि क्रिकेट अगर इतना ज़्यादा उसमें सपोर्ट है और सारी चीज़ें, बेसिकली वहाँ पे कहीं ना कहीं मनी फैक्टर आ जाता है ओके। कि वहाँ स्पॉन्सर्स हैं, लोग सबसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट और सारी चीज़ों को किसी को अवेयरनेस नहीं है। मे बी Right. आपको भी अभी शायद नहीं पता होगा साइकिलिंग कितना बड़ा स्पोर्ट है, बिल्कुल। हमें किसी को नहीं पता होगा, पर ओलंपिक लेवल पे साइकिलिंग सबसे पहले सोल्ड आउट होने वाला स्पोर्ट्स है। इंडिया को Okay. छोड़ के साइकिलिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पर यहाँ Okay. किसी को नहीं पता। राइट। तो- क्या बात की। तो भाई कभी आप मतलब कंपटीशन में जाते हो, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो तो हर कंपटीशन में आप फर्स्ट जाओ, कभी आप लास्ट भी आते होंगे, कभी सेकंड लास्ट भी आते होंगे, कभी फर्स्ट भी आते होंगे। तो उस फेलियर को आप मतलब कैसे बाउंस बैक करते हो? फेलियर तो मैं ऐसा मानता हूँ कि फेलियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में। अगर आपको फेलियर नहीं मिलेगा ना, तो आप उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाओगे। एक तो फेलियर को मैं एज अ मोटिवेशन लेता हूँ कि अगर आज मैं फर्स्ट आया हूँ और कल मैं लास्ट आ रहा हूँ, तो उसके पीछे कहीं रीज़न होगा, मेरी मिस्टेक्स क्या हैं। मैं फेलियर को मोटिवेशन की तरह लेता हूँ कि उसमें मैं अपनी मिस्टेक्स, मैंने क्या कमी रही है, कैसे क्या गलत करा था, राइट। कि रेस से पहले मैंने क्या अपना शेड्यूल में कुछ चेंज करा। तो मैं उन मिस्टेक्स को एज अ मोटिवेशन और फेलियर को एक मोटिवेशन की तरह लेता हूँ। तो चेतन भाई कोई ऐसा मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो और आप शेयर करना चाहते हो? मेरा फर्स्ट टाइम जब नेशनल सिलेक्शन हुआ था, किसी को उम्मीद नहीं थी, लाइक आ रहा हूँ मैं, मेरे को भी नहीं पता कि मैं फर्स्ट हो गया हूँ। मैंने ऐसे फिनिश लाइन पे हाथ छोड़े और एकदम सडनली आके मेरे कोच कहते हैं कि तू फर्स्ट हो गया है। तो मोमेंट आज भी याद है कि साइकिलिंग का पहला मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और उस टाइम पे मैं ऐसे फर्स्ट आया। तो वो मोमेंट आज कभी भी नहीं बहुत ज़्यादा है, कभी नहीं भूला जाएगा। क्या बात कही आपने। तो चेतन भाई जैसे कि आपने मेरे को बताया भी था, हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि आपने नेशनल लेवल कंप्लीट किया, हाँ जी। अभी आपने बताया। तो जब आपने कंप्लीट किया तो क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिला कि आप आगे बढ़ो, या आपके जो कोच है उन्होंने कुछ आपको सपोर्ट किया? क्या मतलब अभी क्या चल रहा है, मैं बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ। अभी मतलब सपोर्ट इन द सेंस बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट नहीं हुआ जैसे गवर्नमेंट अदर स्पोर्ट्स में करती है। जैसे क्रिकेट को प्रमोट करा जाता है और क्रिकेट में एथलीट्स को सपोर्ट करा जाता है, और किसी गेम में नहीं है। और साइकिलिंग बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है आज के टाइम पे इंडिया पे। उसमें बहुत कम एक्सपोजर मिलता है कि आपको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बहुत कम गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें आपको स्कॉलरशिप्स एंड ऑल मिल रही है, और काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें साइकिलिंग एड ऑन है ही नहीं। जैसे ONGC, BSNL और ये सब स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देते हैं, पर उसमें आज भी साइकिलिंग कहीं एड ऑन है ही नहीं। ओके। तो गवर्नमेंट और ऐसा इतना बड़ा कोई सपोर्ट नहीं है। ओके। तो भाई जब कंपटीशन होता है तो उस टाइम पे आप मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं? उस टाइम पे मोटिवेशन के लिए मैं अपना अपनी जर्नी याद करता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा गोल क्या है। मेरे को सबसे ज़्यादा मेरी जर्नी ही मोटिवेट करती है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं किस तरीके से मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी है। कि जब कोई गोल नहीं था, कुछ नहीं था, साइकिलिंग ने मेरे को कैसे एक मेरी पहचान बना के दी है। आज साइकिलिंग की वजह से ही मेरे को सारे जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों को याद करता हूँ कि मैं कैसे इस जर्नी पे आया हूँ। क्या बात। तो वो चीज़ ना मेरे को उसको कभी छोड़ने देती है और हमेशा मोटिवेट करती है मेरे हार्ड टाइम में भी। क्या बात है। तो आपके हिसाब से एक स्पोर्ट्समैन का, एक एथलीट का क्या रूटीन होना चाहिए? वो स्पोर्ट्समैन टू स्पोर्ट्समैन वेरी करता है। बहुत सारे एथलीट्स, जैसे आपका क्या है? मेरा नॉर्मली जैसे मैं साइकिलिस्ट हूँ, साइकिलिंग के लिए ऐसा कोई रोड स्पेसिफिक ट्रैक्स एंड ऑल नहीं है इंडिया में, और रोड साइकिलिंग के तो बेसिक कुछ है ही नहीं इंडिया में। ना कोई सेफ्टी है, ना कोई रूल एंड रेगुलेशन है। तो हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए ऑलमोस्ट 3:30 बजे सुबह उठ के जाना पड़ता है। अगर हम उससे लेट हो रहे हैं और नोएडा और कहीं दिल्ली में रोड्स भी नहीं है ट्रेनिंग के लिए, तो हमें नोएडा आना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। नोएडा पे इतना ज़्यादा हाईवे पे ट्रैफिक एंड ऑल होता है, तो सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता है। 3:30 बजे से 9 बजे तक ट्रेनिंग होती है। फिर घर आके अपना खाया और अपना बेसिक अपना डाइट और रूटीन फॉलो करा। उसके बाद थोड़ी देर सो जाते हैं, रेस्ट कर लिया। उसके बाद शाम को फिर इवनिंग सेशन के बाद फिर नेक्स्ट डे के लिए रेडी होना होता है। तो सारा दिन इसी में निकल जाता है। मतलब एक साइकिलिंग में 2 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो सुबह शाम ऑलमोस्ट डे का 8 to 9 आवर ट्रेनिंग ही होता है। तो उसी हेक्टिक शेड्यूल में सारा दिन निकल जाता है। तो भाई जैसे कि यू आर ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम पंजाब, तो आप आजकल के यूथ को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ना आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा नशे में
और उल्टे सीधे कामों में ज़्यादा पड़ गया है। तो शायद आपका मोटिवेशन हमारे यूथ को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सके। मेरा मानना तो ये है, अगर जितने भी यंगस्टर्स हैं, हम सारे हैं, हमें स्टार्टिंग से ही, मेरे को ऐसा लगता है अगर हम स्टार्टिंग से ही यंग एज से ही बिल्कुल अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में एंटर करवा दें तो मे बी वो इन सब सारी चीज़ों में कभी पड़ेंगे नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स में ही अपना एक अलग नशा है। आपको और किसी चीज़ के लिए कभी टाइम नहीं मिलेगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, आप हमेशा डेडिकेटेड रहोगे एक चीज़ के लिए, तो आप कभी भी उन चीज़ की तरफ, उन सब चीज़ों की तरफ जाओगे ही नहीं। तो यंग एज से ही अगर हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एंड ऑल चीज़ों में, इनमें ऐसी एक्टिविटीज़ में डालें तो वो इन सब चीज़ों से मेरे अकॉर्डिंग 100% दूर रहेंगे। तो चेतन भाई, क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में भी पैसा आ गया है? जिसके पास पैसा है वो सिलेक्ट हो जाता है। ये तो रियलिटी है। तो फिर जिस बंदे में टैलेंट है वो कैसे आगे बढ़ेगा? टैलेंट वाले के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, पार्शियलिटी भी है स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स भी है, पर मेरा मानना ये है आप अपने आप को इतना बेहतर बना लो कि आपको कोई रोक ही ना पाए। आप अपना 100% दो। क्या बात है? आपके अंदर इतना टैलेंट और पोटेंशियल होना चाहिए कि आपको पॉलिटिक्स भी ना रोक पाए। सिर्फ पॉलिटिक्स से बचने का ये है कि आप सबसे बेटर बन जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। आप स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स से बच, और इसी तरीके से बच सकते। आपके साथ हुई है कभी पॉलिटिक्स? होती है, सच बहुत बार होती है। कई बार उन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमेशा अपने आप बेटर बन जाओ। क्या बात कही आपने। तो चेतन भाई, क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि यार अब नहीं कर पाऊंगा, अब बस बैक कर देते हैं? कभी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मतलब डाउन एंड अप्स तो चलते रहते हैं स्पोर्ट्स में। बहुत बार होता है कि ऐसा नहीं होता कि सबको लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है ये सारा टाइम मोटिवेटेड रहता है। प्रेशर फील होता है, वो ऑन ग्राउंड हमें पता होता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। एक सबसे ज़्यादा हारने का डर रहता है कि इसके बाद क्या करेंगे। मोटिवेशन है पर कहीं डीप डाउन वो दिमाग में रहता है। बिल्कुल। पर अप डाउन्स होते हैं, वो एक पार्ट है। अभी लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे को नोएडा में ही एक कार वाले ने हिट कर दिया था। उसके बाद मेरे को लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी शोल्डर सर्जरी हुई, 3 इम्प्लांट्स हुए, मेरे को लगा कि मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। बट फिर मैंने अपना स्टार्ट करा, ट्राई करा, फिर मैंने चीज़ें देखी कि मैं कहाँ से आया था। अभी इस जर्नी को छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता, इतना टाइम लगाया। और मेरे गोल्स क्या हैं? राइट। मेरे को अभी इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना है। मेरे इतने बड़े गोल्स हैं और मैं एक छोटी सी चीज़ से हार के बैठ जाऊंगा तो मैं आगे कैसे जाऊंगा? इंजरीज तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ट्रॉफी की तरह होती हैं। बिल्कुल। तो भाई, हम भी चाहते हैं कि आप इंडिया को जल्दी से जल्दी मेडल दिलवाइए गोल्ड ओलंपिक में। और जैसे आपने अपने फैमिली का नाम रोशन किया है, वैसे ही अपने देश का नाम भी रोशन करें। बिल्कुल। तो चेतन भाई, आप रोड सेफ्टी के बारे में क्या सोचते हैं? अभी आपने हाल ही में बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपके शोल्डर में इंजरी आई थी, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब लाइक साइकिलिस्ट के लिए इंडिया में रोड सेफ्टी एक जोक है। अच्छा। गवर्नमेंट भी हमारी साइकिलिस्ट के लिए कुछ ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जिससे साइकिलिस्ट की सेफ्टी रहे। कभी नहीं हुआ। जब आप लोग रोड पे जा रहे हो, आपके साइड से गाड़ी वाले जा रहे हैं। मेरे साथ जब एक्सीडेंट हो, गाड़ी वाला मेरे को मारने के बाद कहता है कि ये कोई रोड पे चलाने की चीज़ है। तो आप ये देखिए कितना इंडिया में साइकिलिंग अंडररेटेड है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि एक साइकिलिंग स्पोर्ट्स है, कि ऐसे करके लोग चला रहे हैं, एक प्रोफेशनली स्पोर्ट्स है, किसी को पता ही नहीं है। और गवर्नमेंट की रही बात, कितनी बार हम लोगों ने मेल्स करी हैं, मिनिस्ट्री में अपना कंसर्न रखा है कि हम लोगों को एक सेफ्टी वाला ऐसा रोड मिले जहाँ पे सेफ्टी हम लोग ट्रेनिंग कर सकें। अगर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर मेडल्स कहाँ से आएंगे? फिर एट द एंड हम कहते हैं कि मेडल्स नहीं आते, नहीं होता। अभी कुछ ही टाइम पहले, लाइक 2-3 मंथ्स पहले, इंडिया का पहला जो वर्ल्ड चैंपियन था वो नोएडा में ट्रेनिंग कर रहा था, उसको बाइक वाले ने टक्कर मार दी, उसकी 8 लाख रुपए की साइकिल टूट गई। उसके बाद वो बाइक वाला भी उसको ये कहता है कि रोड पे चलाने की चीज़ है, तुम इतनी तेज क्यों चला रहे हो? कुछ कहाँ चलाया जाए? वही तो मेन कंसर्न है। ट्रैक नहीं है क्या इंडिया के पास? साइकिलिंग 3 तरीके से होती है। साइकिलिंग में बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, 3 भी नहीं, एक BMX, एक रोड साइकिलिंग, एक माउंटेन बाइकिंग और एक ट्रैक साइकिलिंग। ट्रैक साइकिलिंग होती है प्रॉपर ट्रैक पे, ठीक है। माउंटेन बाइकिंग होती है माउंटेन्स में, ठीक है। और रोड साइकिलिंग के लिए प्रॉपर आपको रोड चाहिए, क्योंकि हमारा एक ट्रेनिंग सेशन 100 to 200 किलोमीटर का होता है। तो आप कहाँ जाओगे 100 to 200 किलोमीटर्स के लिए? हम डिमांड करते हैं कि पर्टिकुलर एक साइकिलिंग लेन हो, जैसे हमारे लिए थोड़ी सी सेफ्टी होगी। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है, स्पीड होती है, कई बार ट्रेनिंग के टाइम पे एफर्ट लगे होते हैं, ध्यान नहीं रहता, तो एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और ऊपर से ड्रंक एंड ड्राइव, जिस टाइम हम जाते हैं लोग पार्टी करके क्लब से आ रहे होते हैं, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज 2 साल पहले हमारी एक सीनियर थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके ऊपर ट्रक चढ़ गया था।
तो उनकी डेथ हो गई। और आए दिन साइकिलिंग में मतलब साल में 3-4 साइकिलिस्ट ऑन रोड, दिल्ली में बता रहा हूँ, ऑन रोड उनकी डेथ हो जाती है, कार एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स में। राइट। तो गवर्नमेंट का कोई एज सच इसके ऊपर वो नहीं है कि आप लोग कि हमारे रोड दिया जाए या कुछ दिया जाए, कोई वो हमारी प्रॉब्लम को कोई नहीं देख रहा कि साइकिलिस्टों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। सब आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, अपनी चीज़ बताते हैं कि हम करेंगे, पर उस तरीके से नहीं हो पा रहा। रोड सेफ्टी बिल्कुल जोक है साइकिलिस्टों के लिए। अच्छा, जो आउट ऑफ इंडिया के साइकिलिस्ट हैं और जो इंडिया के साइकिलिस्ट हैं, उनमें कितना डिफरेंस होगा आपके हिसाब से इस टाइम? उनमें आप ये मान के चलो अगर वो 100% है तो इंडिया वाले 2% भी नहीं है। 2% भी नहीं? नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट सपोर्ट है। राइट। इंडिया, आप इससे आइडिया लगा ले, इंडिया आज तक रोड साइकिलिंग में एक भी इंडिविजुअल मेडल कभी नहीं ला पाया। आज तक इंडिया ओलंपिक क्वालिफाई नहीं हुआ साइकिलिंग में। तो आप ये देखिए कितना लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी कम फैसिलिटीज़ हैं। आज जो हम लोग साइकिल चला रहे हैं ना, वो मे बी 90s के टाइम पे चलाते थे, 90s में भी 50s वाला टाइम। अपग्रेड वर्जन मतलब इंडिया में बहुत रेयर है, बहुत रेयर। अपग्रेड वर्जन की जो एक साइकिल है ना, जो ओलंपिक लेवल में compete कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 24 लाख समथिंग चली जाती है साइकिल। यस। क्या बात है। एक हेलमेट ही साइकिलिंग का 40 to 50,000 कॉस्ट करता है। तो वो सब इंडिया में नहीं है। और एक स्पोर्ट्स पर्सन, मिडिल क्लास, मोस्टली आपने देखो इंडिया में जो स्पोर्ट्स मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट। अब चाइना जैसी कंट्री में हमें गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट बचपन से सपोर्ट कर रही है। वहाँ के एथलीट्स हमेशा, उनका एक गोल होता है कि उनको अगर साइकिलिस्ट बनना है तो वो साइकिलिस्ट ही बनेगा। गवर्नमेंट जीरो से सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको नेशनल, अब मेरे साथ जैसे मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, नेशनल मेडल लाने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास का इक्विपमेंट लगेगा। वो मेरे पास नहीं है। और जब तक मैं नेशनल में ही नहीं अच्छा कर पाऊँगा तो मैं आगे इंटरनेशनल कैसे जाऊँ? राइट। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट की ना कोई स्कीम है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं है कि जो साइकिलिस्ट को दिया जाए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? स्कॉलरशिप? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, अगर आप टैलेंटेड हो तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ड्राइव्स चलानी चाहिए, मतलब एक्सपोजर देना चाहिए हर गेम को। ठीक। नॉट साइकिलिंग, सारे गेमों को देना चाहिए कि कौन बच्चा टैलेंटेड है, कौन कर सकता है, एक बार चांस देना चाहिए। ये नहीं कि आप जो बिल्कुल बेस्ट अपने दम पे करके आ गया, आप उसी को आगे भेज रहे हो। राइट। बहुत ज़्यादा साइकिलिंग, जैसे हम वीडियोस में देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में अलग ही लाइन होती है साइकिल की और एम्बुलेंस की, इमरजेंसी की। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी होगा? क्योंकि अभी इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो तो कर ही रहा है, तो आपको लगता है कि इंडिया में भी हो सकता है? अभी मेरे अकॉर्डिंग तो मे बी 20 ईयर्स तो कहीं नहीं है। 20 ईयर्स में जो लोग, वो लोग 90s में थे ना, हम वहाँ शायद पहुँचेंगे साइकिलिंग की ग्रोथ देखते हुए इंडिया में। आप ये देखो, सबसे ज़्यादा कम्यूट करते हैं इंडिया में लोग साइकिल से। कितने ज़्यादा लोग करते हैं, उनकी सेफ्टी, मतलब लोग साइकिलिंग करते हैं नॉर्मली, प्रोफेशनली नहीं, नॉर्मल लोग भी करते हैं। नॉर्मल जो कम्यूट करते हैं उनके कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत। रोड पे आपने देखा होगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, साइड में दे रहा है, तो किसी के लिए नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो अभी 20 ईयर्स कहीं नहीं गए कि इंडिया को पता चले। अभी इतने सारे रोड्स बने, सब बना, वहाँ पे कंसर्न रखा गया, पर वो कंसर्न ही रखा गया। अब आप लोग कहते हो कि गवर्नमेंट कहती है कि हाईवेज पे हम साइकिलिस्ट बैन कर रखे हैं। हाँ बिल्कुल। मेरठ एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वहाँ बैन है, हम लोग चढ़ जाते हैं। हम ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाएंगे? हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें भी तो आगे ट्रेनिंग करनी, तभी तो मेडल आएगा। राइट। तो हम लोग कहाँ जाएं? तो मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए, वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है, हमारी साइकिल्स वो अपने पास रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं। कभी हुआ है ऐसा? कितनी बार? 2-3 बार ऐसा हुआ। तो फिर क्या करा आपने? वहाँ पे फिर उनसे बहसबाजी होती है, फिर वो हमें कहते हैं कि तुम रॉन्ग साइड ही वापस जाओ। तो एक इतना बड़ा इशू हो जाता है कि हम एक्सप्रेसवे पे कहते हैं कि वापस जाओ, हम कहते हैं आगे यू टर्न चले जाएंगे, नहीं आप रॉन्ग साइड चले जाओ। साइकिल्स रख लेते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये बहुत बार होता है। बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है कि आपने जैसे बताया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 10 से 15 साल और मेडल के लिए रुकना पड़ेगा साइकिलिस्ट को ओलंपिक में। ओलंपिक क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहा है इंडिया अभी। वो बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि एथलीट्स हैं हमारे पास। ऐसा टैलेंट की तो कमी नहीं है इंडिया में, ऑब्वियसली नहीं है। बहुत अच्छे एक्सट्रीम लेवल के साइकिलिस्ट हैं जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अभी कुछ साइकिलिस्ट हैं जो सिर्फ अपने, वो फैमिली बैकग्राउंड से अच्छा है तो वो अपने फंड्स जोड़ जोड़ के अपनी तरफ से करके
मे बी इस बार 28 वाला LA जो ओलंपिक है उसमें इंडिया से 1 या 2 एथलीट क्वालिफाई कर जाएं ओके। रोड इवेंट में इस बार चांसेस हैं। और वो एथलीट भी जो कर रहा है वो सारा अपने ही दम पे कर रहा है। बट आपने जैसे मुझे बताया कि ओलंपिक की एक एक साइकिल 24 लाख रुपीस से स्टार्ट होती है, तो मिडिल क्लास बंदा कहाँ जाए? वो अपनी डाइट पे, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मैन हो, आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो डाइट में भी पैसा लगता है। और साइकिल आपने बताया 24 लाख, खाली साइकिल हेलमेट की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, अदर किट्स और उन सब का भी बहुत टोटल अराउंड आपका 30 लाख रुपीस मान के चलिए। तो चेतन भाई एक बात बताइए, इंडिया का क्या हाल है कॉमनवेल्थ में? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया ग्रो कर रहा है। मेरे को लगता है 99% जो एथलीट्स हैं वो खुद ही ग्रो कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इंटरनेशनल लेवल पर मेरे को लगता है कि उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना उन्हें मिलना चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर सके अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो चाइना की टीम आती है तो उनके पास आप ये देख लीजिए, उनके टेक्नीशियन से लेके कुक तक वो सब इंडिया लेकर आते हैं किसी भी कंपटीशन में। वो एक उनके लिए पूरा प्लेन बुक होता है जिसमें उनका इंक्लूडेड फ्रिज तक वो अपना साथ लेकर आते हैं कि एथलीट्स की डाइट के साथ इतना सा भी कोई चेंज ना हो। कि उनको एनवायरनमेंट में कोई चेंज ना हो, वही जो लोग वहाँ पे खाते हैं वही सब। पर इंडिया के एथलीट्स के साथ नहीं है ये। अब इंडिया का एथलीट अगर किसी कंट्री में कॉम्पीट करने जा रहा है तो वो हार्डली 1 हफ्ता पहले जा रहा है, पर इतना सफिशिएंट नहीं है। आप यहाँ से जा रहे हैं, आप यूरोप में जा रहे हैं, वहाँ का वेदर पूरा चेंज है, वहाँ जाके बीमार पड़ जाते। तो इतनी एक्सट्रीम लेवल की जो उनको कहा जाए कि रिसोर्सेज नहीं मिल रहे कि वो इतना ग्रो कर सकें, वहाँ पे भी कम्पीट कर सकें। एक एथलीट इंडिया में, इंडिया का बेस्ट साइकिलिस्ट है, पर वो वहाँ जाके कम्पीट नहीं कर पा रहा। तो चेतन भाई जाते जाते कोई एक ऐसा थॉट जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप देना चाहो? तो मैं जाते जाते यूथ और सबको एक ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जैसा स्पोर्ट्स को जिस तरीके से हमारा इंडियन फैमिली स्पोर्ट्स को देखती हैं उस तरीके से स्पोर्ट्स नहीं है। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि वो उसको जो पसंद है वो कर सके। और इसकी सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो फालतू की सारी चीज़ों से दूर रहेगा। सोशल मीडिया पे होने वाली फालतू की सारी चीज़ें, ड्रग्स, नशे, सारी चीज़ों से वो अपने आप को दूर रखेगा, फिट रहेगा, आपका नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। मेरे को लगता है कि स्कूल से लेके किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको हम एज अ ह्यूमन बीइंग और सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वो आगे ग्रो कर सके और वो सारी चीज़ों से दूर रहेगा, गलत नहीं करेगा। तो मेरे को लगता है कि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। क्या बात कही आपने। चाहे वो प्रोफेशनली करना चाहता हो या कोई एक 50 ईयर का हो या कोई 10 साल का हो, कोई भी हो, सबको करना चाहिए। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी सारे करेंगे तो सब फिट रहेंगे और फालतू की चीज़ों से दूर रहेंगे। स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। क्या बात कही आपने। तो भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को बहुत मोटिवेशन आपने प्रोवाइड कराया, तो उसके लिए थैंक यू। तो गाइस अगर आपको भी ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।